Hello 12th class, how are you? I hope you all are fit and fine at home. Students, as you know, this is third part of lesson 7 that is समकालीन विश्व में सुरक्षा। यदि आपने इसके पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पर 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। लेट अस स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक दैट इज सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने सुरक्षा की पारंपरिक धारणा के अंदर बाहरी और आंतरिक सुरक्षा के बारे में रीड किया था। आई होप वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा कर रहे हैं, तो ये बात आप अपने माइंड में अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन आते हैं कि डिफरेंस बिटवीन पारंपरिक धारणा और अपारंपरिक धारणा। सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा सिर्फ सैन्य खतरों से संबंध नहीं है, इसमें मानवीय अस्तित्व पर चोट करने वाले व्यापक खतरों और आशंकाओं को शामिल किया जाता है। इसकी शुरुआत होती है पारंपरिक सुरक्षा की धारणा के भीतर स्वीकार किए गए संदर्भी यानी कि कुछ सवाल उठाकर। तो यानी कि स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि जैसे कि हमने पारंपरिक धारणा के अंदर देखा कि सैन्य खतरों से बचाना अपने देश को, कि देश में आर्मी बना लेना और उस आर्मी को बॉर्डर पर खड़ा कर देना, इससे क्या हो जाएंगे, देश के अंदर रहने वाले लोग सुरक्षित हो जाएंगे। बट ये सिर्फ पारंपरिक धारणा के अंदर सुटेबल बात है। यहाँ अपारंपरिक धारणा में ये बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है, क्योंकि सिर्फ सेना इकट्ठी कर लेने से ही देश सुरक्षित नहीं हो सकता। उसके लिए और भी काफ़ी खतरे हैं, वो अब हम यही रीड करेंगे। सुरक्षा किसकी पर सवाल उठाकर, तो यानी कि ये काफ़ी सारे क्वेश्चन उठेंगे कि क्या किसकी सुरक्षा हमें करनी है। जैसे कि ऐसा करते हुए सुरक्षा के 3 और तत्वों यानी कि किन चीज़ों की सुरक्षा करनी है, किन खतरों से सुरक्षा करनी है, और सुरक्षा के तरीके यानी कि क्या तरीके रहेंगे पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है। जब हम संदर्भी की बात करते हैं तो हमारा आशय होता है सुरक्षा किसको चाहिए। सुरक्षा की पारंपरिक धारणा में भू क्षेत्र और संस्थाओं सहित राज्य को संदर्भी माना जाता है। यानी कि जो हमने पिछले उसमें रीड किया था कि पारंपरिक धारणा में क्या आएगा, भू क्षेत्र की एक फिक्स एरिया जैसे एक देश का बन गया, कि जैसे ये एक बाउंड्री देश की बन गई। अब इसके अंदर रहने वाले लोगों को सुरक्षित करना है किससे, बाहरी आक्रमणों से, तो ये भू क्षेत्र ही हो गया। यहाँ आर्मी बनाओ अपनी और बॉर्डर पर तैनात कर दो, जिससे कि वो दूसरे देश से होने वाले अटैक से वो आर्मी क्या करेगी, देश के अंदर रहने वाले लोगों को बचाएगी। बट सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा में संदर्भी का दायरा क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। यानी इसी डेफिनेशन का जो दायरा है वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। जब हम पूछते हैं कि सुरक्षा किसको, तो सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा के प्रतिपादकों का जवाब होता है सिर्फ राज्य ही नहीं, व्यक्तियों और समुदायों या कहें कि समूची मानवता, यानी कि समूची मानवता पूरे विश्व में रहने वाले लोगों को सुरक्षा की क्या है, जरूरत है। इसी कारण सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा को मानवता की सुरक्षा अथवा विश्व रक्षा कहा जाता है। यानी कि मानवता की सुरक्षा की, पूरे विश्व में रहने वाले लोगों की सुरक्षा, या उसे विश्व रक्षा कहा जाता है। अब ये कैसे करेंगे, क्या है यहाँ पूरे विश्व के लोगों को क्या खतरा है, वो अब हम आगे रीड करेंगे। मानवता की रक्षा का विचार जनता जनार्दन की सुरक्षा को राज्यों की सुरक्षा से बढ़कर मानता है। यानी कि इसमें जो मानवता की रक्षा का जो ये विचार आया है वो एक राज्य की सुरक्षा से रिलेटेड नहीं है। यानी कि पारंपरिक धारणा में तो आया था कि सभी जो देश हैं वो अपने आप को क्या करेंगे, सुरक्षित करेंगे, यानी एक फिक्स एरिया हो गया। लेकिन यहाँ बात हो रही है उससे भी ज़्यादा बढ़कर, मानवता की सुरक्षा और राज्य की सुरक्षा एक दूसरे के क्या है, पूरक होने चाहिए और अक्सर होते भी हैं। लेकिन सुरक्षित राज्य का मतलब हमेशा सुरक्षित जनता नहीं होता। अब ये कैसे नहीं होता, क्योंकि अगर बॉर्डर पर सेना खड़ी है तो उससे देश सुरक्षित नहीं हो सकता। हो सकता है देश के अंदर और भी काफ़ी सारे खतरे हों, तो वो खतरे देखते हैं। नागरिकों को विदेशी हमले से बचाना भले ही उनकी सुरक्षा की जरूरी शर्त हो, लेकिन इतने भर को पर्याप्त नहीं माना जा सकता। सच्चाई यह है कि पिछले 100 वर्षों में जितने लोग विदेशी सेना के हाथों मारे गए, उससे कहीं ज़्यादा लोग अपने ही सरकारों के हाथों खेत रहे। अब ये कैसे पॉसिबल हो सकता है स्टूडेंट्स,
ये हो सकता है कि अब देखो कि कोई दूसरा देश अटैक कहाँ करता है, बहुत ही रेयर ही ऐसा होता है कि कोई दूसरा देश जो है अपना एरिया बढ़ाने के लिए किसी दूसरे देश पर अटैक कर रहा है। बट अब होता है कि जैसे हमारे ही देश के अंदर अगर हम हमारा अभी 3-4 साल का सारा रिकॉर्ड उठाएं तो हमें ये जानकर आश्चर्य होगा कि किसी भी देश ने कोई अटैक नहीं किया, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा लोग हमारे देश के मारे गए। कैसे मारे गए? वो मारे गए या तो किसी बीमारी की वजह से, या किसी गरीबी की वजह से, भूख की वजह से, या कोई प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप आ जाना, बाढ़ आ जाना जैसे उत्तराखंड में आई थी लास्ट ईयर, जैसे केरल में था। तो इन नुकसानों की वजह से बहुत ज़्यादा लोग मारे गए। तो यहाँ उन्हीं की बात हो रही है। मानवता की सुरक्षा के सभी प्रकार मानते हैं कि इसका प्राथमिक लक्ष्य, मतलब सबसे पहला लक्ष्य व्यक्तियों की संरक्षा है, कि व्यक्तियों की सुरक्षा है। बहरहाल इस बात पर मतभेद है कि ठीक ठाक ऐसे कौन से खतरे हैं जिनसे व्यक्तियों को बचाया जाना चाहिए। मानवता की सुरक्षा का संकीर्ण अर्थ लेने वाले परोपकारों का जोर व्यक्तियों को हिंसक खतरों यानी खून खराबों से बचाने पर होता है। या संयुक्त राष्ट्र संघ के भूतपूर्व महासचिव, जिनका नाम क्या है, कोफी अन्नान के शब्दों में कहें तो ऐसे परोपकारों का आशय होता है कि व्यक्तियों और समुदायों को अंदरूनी खून खराबा से बचाना, यानी कि देश के अंदर होने वाली खून खराबे से बचाना। मानवता की सुरक्षा का व्यापक अर्थ लेने वाले परोपकारों का तर्क है कि खतरों की सूची में, अब खतरे देखते हैं कैसे हैं। खतरों की सूची में क्या आया? अकाल, महामारी और आपदाओं को शामिल किया जाना चाहिए। अब क्या है ये अकाल? क्या है स्टूडेंट्स? की सूखा पड़ जाना, कोई ऐसा साल जब बारिश ना हो, बारिश नहीं होगी तो खेतों में पानी नहीं होगा, फसल नहीं होगी, खाने को नहीं मिलेगा। इससे काफ़ी लोग खाने की कमी से मरेंगे। किसान जो है वो, आपने सुना भी होगा कि आत्महत्या कर लेते हैं, क्योंकि उनके ऊपर क्या हो जाता है, कर्ज बढ़ जाता है। महामारी जैसे कोई बीमारी, जैसे कि अभी चला हुआ है हमारा कोविड-19, तो कोरोना से आप न्यूज़ में देख रहे होंगे कि इस तरह से जो है लोग मर रहे हैं और काफ़ी लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। और आपदाओं यानी कि जो नेचुरल जो डिजास्टर होती है, फॉर एग्जांपल भूकंप आ जाना, बाढ़ आ जाना, तो इनसे भी बहुत ज़्यादा खतरा होता है देश में रहने वाले लोगों को, क्योंकि युद्ध, जनसंहार और आतंकवाद साथ मिलकर जितने लोगों को मारते हैं उससे कहीं ज़्यादा लोग किससे मरते हैं? अकाल से मरते हैं, महामारी से मरते हैं और प्राकृतिक आपदा की भेंट चढ़ जाते हैं। मानवता की सुरक्षा के व्यापकतम अर्थ में आर्थिक सुरक्षा और मानवीय गरिमा की सुरक्षा को भी शामिल किया जाता है। अब आर्थिक सुरक्षा क्या है स्टूडेंट्स? यहाँ आर्थिक सुरक्षा मतलब पैसों से रिलेटेड, कि अगर कोई गरीब है जिसके पास खाने कोई नहीं है तो वो मरेगा ही, ऑब्वियसली वो मरेगा। बट अगर उसकी आर्थिक सुरक्षा की जाए, कि उसको देखा जाए, उसको कुछ हेल्प दी जाए, जैसे कि ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है जो हमारा PDS वाला डिपो जिसे हम कहते हैं, राशन डिपो, उससे जो गरीब लोगों को हेल्प हो रही है, या टाइम पर उन्हें काम मिले जिससे उन्हें कुछ उनकी अर्निंग हो और वो अपनी जो बेसिक नीड्स हैं वो कंप्लीट कर सकें, तो ये सारी भी यहाँ आती है। तनिक अलग अंदाज में कहें तो मानवता की रक्षा के व्यापकतम नजरिए में जोर, अब जोर में क्या आया? अभाव से मुक्ति। अभाव क्या होता है स्टूडेंट्स? अभाव मीन्स कमी, कि कमी से मुक्ति। अब कमी किसी भी चीज़ की हो सकती है, खाने की कमी, रहने की जगह की कमी, या स्वास्थ्य संबंधित सुविधाओं की कमी जिनकी वजह से लोग मर रहे हैं। तो वो सारी कमी पूरी कर कर भी देश के लोगों को सुरक्षित किया जा सकता है। तो यहाँ अभाव से मुक्ति इन्हीं चीज़ों से है। और फिर भय से मुक्ति, कि देश में रहने वाले लोगों को किसी भी तरीके का कोई भी भय ना हो, जैसे कि हिंदू मुस्लिम के बीच अगर लड़ाई झगड़ा चल रहा है तो उनके बीच एक ऐसा डर ना हो कि वो लोग हमें मार देंगे या कुछ ऐसा हो जाएगा या हमें डर कर रहना चाहिए। वो एक डर ऐसा लोगों में नहीं होना चाहिए, तभी लोग क्या होंगे? सुरक्षित होंगे। अब विश्वव्यापी खतरे, विश्वव्यापी मतलब ऐसा खतरा जो पूरे विश्व पर अपना प्रभाव डाले, जैसे कि अभी कोविड-19 है। तो विश्वव्यापी खतरे जैसे वैश्विक ताप वृद्धि, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं। तो ये क्या है? ग्लोबल वार्मिंग क्या है? टेम्परेचर का बढ़ना,
CO2 का बढ़ना, जिसकी वजह से क्या हो रही है, जो ध्रुव पर, जो पोल्स पर जो बर्फ़ है वो मेल्ट हो रही है, और मेल्ट होने से जो समुद्र में है पानी बढ़ रहा है। अब उसका क्या रिजल्ट हो सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, सेकेंडरी आया है हमारा अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद तथा एड्स और बर्ड फ्लू जैसी महामारियाँ। अब यहाँ एक नई ऐड कर लो महामारी, कोविड-19 जैसी महामारियों के मद्देनज़र 1990 के दशक में विश्व सुरक्षा की धारणा उभरी, यानी कि ऐसी ऐसी जो ये खतरे अभी हमने डिस्कस किया उनसे लोगों को बचाने के लिए किसकी धारणा उभरी, विश्व सुरक्षा की। कोई भी देश इन समस्याओं का समाधान अकेले नहीं कर सकता। ऐसा भी हो सकता है कि किन्हीं स्थितियों में किसी एक देश को इन समस्याओं की मार बाकियों की अपेक्षा ज़्यादा झेलनी पड़े। अब ये कैसे हो सकता है? उदाहरण के लिए वैश्विक ताप वृद्धि यानी ग्लोबल वार्मिंग से अगर समुद्र तल 2 मीटर ऊंचा उठता है, यानी समुद्र का पानी 2 मीटर ऊंचा उठ जाता है, तो बांग्लादेश का 20% हिस्सा क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। कमोबेश पूरा मालदीव सागर में समा जाएगा और थाईलैंड की 50% आबादी को खतरा पहुंचेगा। अब देखो कितना नुकसान होगा ना। चूँकि इन समस्याओं की प्रकृति वैश्विक है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है, भले ही इसे हासिल करना मुश्किल हो। यानी कि इससे नुकसान जो है वो हो सकता है किसी को ज़्यादा हो, बट होगा सभी को, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग अगर बढ़ रही है तो उसका नुकसान सभी को होगा। लेकिन इसका जो हल है वो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हो सकता है, यानी सभी देश मिलकर आपस में कोऑपरेट करें और मिलकर जो भी पोल्यूशन बढ़ रहा है या जिससे टेम्परेचर बढ़ रहा है उन रीजन्स को कम करें, तो ये मुश्किल हल हो सकती है। नाउ वी विल रीड अबाउट खतरे के नए स्रोत। अब खतरे के नए स्रोत क्या है? सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा के 2 पक्ष हैं। अब 2 पक्ष कौन से हैं? मानवता की सुरक्षा और विश्व सुरक्षा, यानी कि यहाँ पूरे वर्ल्ड की सुरक्षा। ये दोनों सुरक्षा के संदर्भों में खतरों की बदलती प्रकृति पर जोर देते हैं। हम नीचे के खंड में ऐसे कुछ खतरों की चर्चा करेंगे। आतंकवाद का आशय राजनीतिक खून खराबे से है, जो जानबूझकर और बिना किसी मुरौवत के नागरिकों को अपना निशाना बनाता है। अब आतंकवाद क्या है? ये कुछ लोगों का एक ग्रुप बन जाता है जो अपनी मनमर्जी चलाने के लिए, सरकार से अपनी मनमर्जी की चीज़ें मंगवाने के लिए, बातें मनवाने के लिए जो है वो गलत तरीके यूज करते हैं। जैसे कि लोगों को मारते हुए कई बार ये लोग ना वीडियो शेयर करते हैं और उन वीडियो को देखकर आम जनता डर जाती है, सरकार डर जाती है, तो फिर ये जो बोलते हैं सरकार वही करती है इनके लिए। तो ये आतंकवाद ऐसा कुछ है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद एक से ज़्यादा देशों में व्याप्त है और उसके निशाने पर कई देशों के नागरिक हैं। कोई राजनीतिक संदर्भ या स्थिति नापसंद हो तो आतंकवादी समूह से बलपूर्वक अथवा बल प्रयोग की धमकी देकर बदलना चाहते हैं। यानी कि क्या करते हैं, ये अपना फोर्सली अपना राज चलाते हैं। जनमानस को आतंकित करने के लिए नागरिकों को निशाना बनाया जाता है, यानी कि जैसे कि जनता को डराने के लिए लोगों को निशाना बनाया जाता है। वो कैसे? जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया कि ये लोग क्या करेंगे कि लोगों को मारते हुए, बुरी तरीके से टॉर्चर करते हुए उनकी वीडियो बनाते हैं और शेयर कर देते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जनता ये देखे और डर जाए। जैसे एक ISI जो एक आतंकवादी समूह है वो यही करता है। और आतंकवाद नागरिकों के असंतोष का इस्तेमाल राष्ट्रीय सरकारों अथवा संघर्षों में शामिल अन्य पक्ष के खिलाफ करता है। अब आतंकवाद के जो चिर परिचित उदाहरण है, यानी कि जो देखे गए हैं, विमान अपहरण। काफ़ी बार ये लोग क्या करते हैं, विमान का अपहरण कर लेते हैं, अथवा भीड़ भरी जगहों जैसे कि रेलगाड़ी, होटल, बाजार या ऐसी अन्य जगहों पर क्या कर देते हैं, बम फिट कर देते हैं। जैसे अभी 2 साल पहले हमारी पार्लियामेंट के बाहर भी ऐसा कुछ किया था आतंकवादियों ने। मुंबई में भी ऐसा ही कुछ किया था जिससे कि बेकसूर लोग मारे जाते हैं, बट इनको अपनी बातें मनवानी होती है सरकार से, इसलिए ये ऐसा करते हैं। अब यहाँ सन 2001 के 11 सितंबर को आतंकवादियों ने अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला बोला। अब यहाँ बहुत ज़्यादा लोग यहाँ काम करते थे, बहुत गैदरिंग यहाँ थी। इस घटना के बाद से दूसरे मुल्क और वहाँ की सरकारें आतंकवाद पर क्या देने लग गई, ज़्यादा ध्यान देने लग गई। बहरहाल आतंकवाद कोई नई परिघटना नहीं है। गुजरे वक्त में आतंकवाद की अधिकांश घटनाएं मध्य पूर्व, यूरोप, लैटिन अमेरिका और दक्षिण एशिया में हुई।
अब इन सारे खतरों से लोगों की सुरक्षा करने के लिए जो है मानव अधिकार बनाए गए, ह्यूमन राइट्स बनाए गए। अब वो क्या है, हो सकता है हमारी नज़र में और भी ज़्यादा कुछ ऐड करना हो इसके अंदर, बट इसमें जो ऐड किया गया है अभी तक मानव अधिकार के अंदर, उसको क्या किया गया है, मानव अधिकार को 3 कोटियों में रखा गया है। हो सकता है आपको लगे कि मानव अधिकारों की इससे कहीं ज़्यादा कोटियाँ हो सकती है, लेकिन इन 3 कोटियों से मानव अधिकार विषयक चर्चा की शुरुआत की जा सकती है। अब देखते हैं कौन सी कोटि है, मतलब इसको 3 पार्ट्स में वर्गीकृत किया गया है। पहली कोटि है राजनीतिक अधिकारों की, जैसे अभिव्यक्ति और सभा करने की आज़ादी, मतलब हमें लोगों को क्या मिली हुई है, एक राजनीतिक अधिकार, पॉलिटिकल राइट मिला हुआ है, जैसे कि वो कुछ भी उनकी जो सोच है वो क्या कर सकते हैं, अभिव्यक्त कर सकते हैं, दूसरे लोगों को बता सकते हैं, और सभा कर सकते हैं, मीटिंग्स कर सकते हैं, या अपने विचार जो हैं वो गवर्नमेंट के सामने रख सकते हैं। तो ये राजनीतिक अधिकार है पहली कोटि। दूसरी कोटि आर्थिक और सामाजिक अधिकारों की है, यानी कि आर्थिक मतलब पैसे से संबंधित, और सामाजिक मतलब कि समाज में इक्वालिटी मिले, समानता मिले, और गरीबी कम हो, सबको सैलरी इक्वली मिले, सबको सेम रिस्पेक्ट मिले, समान व्यवहार किया जाए सबके साथ। तो ये वो है अधिकारों की तीसरी कोटि में उपनिवेशीकृत जनता। अब उपनिवेशीकृत क्या है, यानी कि जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, उपनिवेशवाद क्या है, जब कोई देश दूसरे देश पर क्या करे, दूसरे देश को गुलाम बना ले, तो ये वो है। बट अब इसको बैन कर दिया गया कि कोई भी देश ऐसा नहीं कर सकता, जैसे हमारे इंडिया में ब्रिटिशर्स ने किया था, तो वो नहीं होना चाहिए। अथवा जातीय और मूलवासी अल्पसंख्यकों के अधिकार आते हैं। अब जो अल्पसंख्यक है, किसी भी जाति के लोग जो कि संख्या में क्या है, कम है, उनको भी, जो बहुसंख्यक है, जो मेजॉरिटी ऑफ ग्रुप्स है, उनके बराबर ही सारे राइट्स दिए गए हैं, ताकि वो लोग भी अपने आप को इनसिक्योर फील ना करें। इस वर्गीकरण को लेकर व्यापक सहमति है, लेकिन इस बात पर सहमति नहीं बन पाई है कि इनमें से किस कोटि के अधिकारों को सार्वभौम मानव अधिकारों की संज्ञा दी जाए, यानी सभी के लिए जो सुटेबल हो उसकी, या इन अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को क्या करना चाहिए, यानी कि कोई अगर इन्हें नहीं फॉलो करे तो उसके लिए क्या करना चाहिए। 1990 के दशक में कुछ घटनाओं, मसलन रवांडा में जनसंहार, यानी कि बहुत ज़्यादा संख्या में लोगों को मार देना, कुवैत पर इराक का हमला, यानी कुवैत देश पर इराक ने हमला किया था, और पूर्वी तिमूर में इंडोनेशियाई सेना के रक्तपात के कारण बहस चल पड़ी है कि संयुक्त राष्ट्र संघ को मानवाधिकारों के हनन की स्थिति में हस्तक्षेप करना चाहिए या नहीं। कुछ का तर्क है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का घोषणा पत्र अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को अधिकार देता है कि वह मानवाधिकारों की रक्षा के लिए हथियार उठाए। दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी हैं जिनका तर्क है कि संभव है ताकतवर देशों के हितों से यह निर्धारित होता हो कि संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार उल्लंघन में किस मामले में कार्रवाई करेगा और किस में नहीं, यानी कि ये अभी फिक्स नहीं किया कि किस में करनी है और किस में नहीं करनी। अब खतरे का एक और जो स्रोत है स्टूडेंट्स, वो है वैश्विक निर्धनता। पूरे विश्व लेवल पर गरीबी है। विश्व की जनसंख्या फिलहाल कितनी है, 760 करोड़, और यह आंकड़ा 21वीं सदी के मध्य तक कितना हो जाएगा, 1000 करोड़ हो जाएगा। फिलहाल विश्व की कुल जनसंख्या, यानी कि कुल जितनी भी जनसंख्या वृद्धि का 50% जो लोग हैं वो सिर्फ 6 देशों में रह रहे हैं, जैसे कि वो देश कौन से हैं, भारत, चीन, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश और इंडोनेशिया। अब इन 6 देशों में हमारी टोटल आबादी की आधी जनसंख्या यहाँ रहती है। अनुमान है कि पिछले 50 सालों में दुनिया के सबसे गरीब देशों में जनसंख्या 3 गुनी बढ़ेगी, जबकि इसी अवधि में अनेक धनी देशों की जनसंख्या घटेगी। प्रति व्यक्ति उच्च आय और जनसंख्या की कम वृद्धि के कारण धनी देश अथवा सामाजिक समूह को और धनी बनने में मदद मिलती है। अब ये कैसे मिलती है स्टूडेंट्स, देखो कि जहाँ हम ये कहते हैं कि यहाँ लोग रह रहे हैं इन देशों में, ठीक है, अब इन देशों में रह रहे हैं, जनसंख्या इन देशों की क्या है, ज़्यादा है, लोगों की डिमांड ज़्यादा होगी, खर्चे ज़्यादा होंगे, तो ये देश क्या होंगे, ये पूरे नहीं कर पाएंगे, और ये देश क्या रहेंगे, धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, ये गरीब हो जाएंगे। और जहाँ जनसंख्या कम है वहाँ पर लोगों की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है अच्छी तरीके से, तो वो देश विकसित देश कहलाएंगे, और ये अभी
विकासशील देश कहलाएंगे कि ये अभी अंडर डेवलपिंग है, कि क्योंकि यहाँ अभी गरीबी है। अब जबकि प्रति व्यक्ति निम्न आय और जनसंख्या की तीव्र वृद्धि एक साथ मिलकर गरीब देशों और सामाजिक समूह को और गरीब बनाते हैं, क्योंकि प्रति व्यक्ति निम्न आय तो गिरेगी ही जब देश में जनसंख्या ज़्यादा होगी, लोगों की काम की डिमांड ज़्यादा होगी और इतने काम लोगों के पास होगा ही नहीं कि उनकी बेसिक नीड्स भी पूरी हो सके। इस तरीके से विश्व स्तर पर यह असमानता उत्तरी गोलार्ध के देशों को दक्षिणी गोलार्ध के देशों से अलग करती है। अब देखते हैं कैसे। गोलार्ध आपको पता होगा स्टूडेंट्स, गोले का आधा हिस्सा होता है और हमारी जो पूरे वर्ल्ड को है वो डिवाइड किया गया है। गोलार्ध में जो ऊपर की साइड गोलार्ध होगा उत्तरी और नीचे की साइड दक्षिणी गोलार्ध। ग्लोब में देख सकते हैं दक्षिणी गोलार्ध के देशों में असमानता अच्छी खासी बढ़ी है। यहाँ कुछ देशों ने आबादी की रफ्तार को काबू में किया है और आय को बढ़ाने में सफल रहे हैं। अब जहाँ जनसंख्या काबू में हो गई तो वहाँ आय तो बढ़ेगी, जबकि बाकी देश ऐसा नहीं कर पाए हैं। उदाहरण के लिए दुनिया में सबसे ज़्यादा सशस्त्र संघर्ष अफ्रीका के सहारा मरुस्थल के दक्षिणवर्ती देशों में होते हैं। एक तो वैसे ही वो सहारा मरुस्थल है, यानी कि वहाँ क्या है, रिसोर्सेज की कमी है। यह इलाका दुनिया का सबसे गरीब इलाका है। 21वीं सदी के शुरुआती समय में इस इलाके के युद्धों में शेष दुनिया की तुलना में कहीं ज़्यादा लोग मारे गए। दक्षिणी गोलार्ध के देशों में मौजूद गरीबी के कारण अधिकाधिक लोग बेहतर जीवन, खासकर आर्थिक अवसरों की तलाश में, यानी काम की तलाश में उत्तरी गोलार्ध के देशों में प्रवास कर रहे हैं। यानी दक्षिणी गोलार्ध के लोग किस साइड आ रहे हैं, उत्तरी गोलार्ध में। किस लिए? क्योंकि वहाँ खाने की कमी है, काम की कमी है, तो वो इसलिए इधर आ रहे हैं। इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक मतभेद उठ खड़ा हुआ है। अब कैसे? अंतर्राष्ट्रीय कायदे कानून अप्रवासी क्या होते हैं स्टूडेंट्स? जो लोग अपनी मर्जी से अपना देश छोड़ते हैं और दूसरे देश में जाते हैं वो अप्रवासी कहलाते हैं। ये डेफिनेशन लर्न कर लेना। और शरणार्थी क्या होते हैं? जो युद्ध, प्राकृतिक आपदा अथवा राजनीतिक उत्पीड़न के कारण स्वदेश छोड़ने पर मजबूर होते हैं। तो इन दोनों की डेफिनेशन लर्न कर लेना। में भेद करते हैं। अब सामान्यतः उम्मीद की जाती है कि कोई राज्य शरणार्थियों को स्वीकार करेगा, लेकिन उन्हें अप्रवासियों को स्वीकार करने की बाध्यता नहीं होती। अब अगर अप्रवासियों को सभी देश स्वीकार करने लग गए, सभी देश उन लोगों को अपने देश में लाने लग गए जिनके पास काम नहीं है, तो क्या होगा इससे? जहाँ पर सब सिस्टम अच्छे से चल रहा है वहाँ भी क्या आ जाएगी? गरीबी आ जाएगी, क्योंकि वहाँ की जनसंख्या क्या होगी? बढ़ रही है, बढ़ जाएगी। तो इसी का ही एक सॉल्यूशन यही निकाला गया था कि वीज़ा पॉलिसी जो है वो शुरू की गई थी कि वीज़ा बनेगा, तो वीज़ा की वजह से बस सीमित संख्या में ही लोग जो है एक देश से दूसरे देश में जा सकेंगे। अगर वीज़ा वाली पॉलिसी ना हो तो मे बी जनता जो है इधर से उधर घूमती ही रहेगी। अब शरणार्थी अपनी जन्मभूमि को छोड़ते हैं, जबकि जो लोग अपना घर बार छोड़ चुके हैं परंतु राष्ट्रीय सीमा के भीतर ही है। अब राष्ट्रीय सीमा जैसे हमारे हरियाणा से लोग गुजरात जाकर रहने लग गए। अब रहते तो वो इंडिया के अंदर ही हैं, बट उन्होंने क्या किया है, वो अपनी जगह चेंज की है इंडिया के अंदर ही। तो ऐसे लोगों के लिए आंतरिक रूप से विस्थापित जन कहा जाता है ऐसे लोगों को। तो ये इसकी डेफिनेशन भी लर्न कर लेना। 1990 के दशक के शुरुआती सालों में हिंसा से बचने के लिए कश्मीर घाटी छोड़ने वाले कश्मीरी पंडित आंतरिक रूप से विस्थापित जन के उदाहरण हैं। तो काफ़ी सारे जो लोग थे कश्मीर पंडितों के साथ बहुत बुरा हुआ था स्टूडेंट्स। कभी टाइम लगेगा तो मैं बताऊंगी कि उनके साथ कितना जो टॉर्चर हुआ था, जो कि उन्हें कश्मीर छोड़नी पड़ी। तो वो लोग अब दूसरे स्टेट्स में आकर रहने लग गए। तो ये क्या हुआ? आंतरिक रूप से विस्थापन हुआ। विश्व का शरणार्थी मानचित्र विश्व के संघर्ष मानचित्र से लगभग हूबहू मेल खाता है, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध के देशों में सशस्त्र संघर्ष और युद्ध के कारण लाखों लोग शरणार्थी बने और सुरक्षित जगह की तलाश में निकले हैं। कहाँ के? दक्षिणी गोलार्ध के। 1990 से 95 के बीच 70 देशों के मध्य कुल 93 युद्ध हुए और इसमें लगभग 55.5 लाख लोग मारे गए। बहुत ज़्यादा हो गया। इसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति, परिवार और कभी कभी पूरे समुदाय को सर्वव्यापक भय यानी कि डर की वजह से वो जगह छोड़नी पड़ी, अथवा आजीविका या अपने रहने के, खाने पीने के लिए, पहचान और जीवन यापन के परिवेश के नाश के कारण जन्मभूमि छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। युद्ध और शरणार्थियों के प्रवास के आपसी रिश्ते पर नज़र डालने से पता चलता है कि सन 1990 के दशक में
कुल 60 जगहों से शरणार्थी प्रवास करने को मजबूर हुए और इसमें 3 को छोड़कर शेष सभी के मूल में सशस्त्र संघर्ष था। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। इसके आगे का हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है और आपको यहाँ तक सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या कर लेने हैं, लर्न कर लेने हैं। और अच्छे से समझ आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।